अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बहुत सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एज ए हेड ऑफ चेस्ट डिपार्टमेंट काम करते रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमशाद सुलेमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद सुलेमान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। लोगों की आगाही के लिए हम ये एक पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। It's a pleasure to be with you. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये तो बताएं कि आपका ये जो मेडिकल का सफ़र है ये कहाँ से, कब और किन मुश्किल हालात में से शुरू हुआ? क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ। आसिफ देखें, ये मुश्किल हालात किसी के लिए भी नहीं होते। अच्छा, जब भी आप ग्रूमिंग है, ग्रो करना है, किसी ने भी करना हो एवर में भी, तो उसमें कहीं से स्टार्ट तो लेना होता है और वो स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से होता है। जी बिल्कुल। बचपन में आप स्कूल जाते हैं, आपका प्राइमरी स्कूल है, उससे पहले केजी वगैरह व्हाटसोएवर, उसके बाद हाई मिडिल स्कूल, कॉलेज एंड ऑल दैट। तो मेरा प्रिविलेज ये है कि आई वाज बॉर्न इन द विलेज। तो विद द विलेज बैकग्राउंड उस वक्त 1950 इट्स टू लॉन्ग। It's now 75 years ago. अच्छा जी। So naturally उस वक्त तो एजुकेशन मेरे गांव में तो प्राइमरी स्कूल था और साथ वालों में हाई स्कूल भी था। और पेरेंट्स जो थे और पूरे गांव के लोग जो थे they were all migrated from ईस्ट पंजाब, जलंधर, एंड ऑलमोस्ट हर घर में कुछ ना कुछ लोग पड़े हुए थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स बोथ। तो इसमें यह था कि एजुकेशन का तो अवेयरनेस था वहाँ पर, तो नेचुरली उस ज़माने में वैसे ही ये था कि हर वालिदैन की ख्वाहिश थी कि बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। नहीं, दैट वाज नॉट द कॉन्सेप्ट। ऑलराइट। उस वक्त तो कोई पता नहीं होता था, बस स्कूल पढ़ना है। और पेरेंट्स कहते थे, जैसे मेरे फादर का एक नारा था कि मैंने अपने बेटों को स्कूल भेजते थे, बेटियों को उस वक्त नहीं भेजते थे, कि बेटों को मैंने तालीम दिलवानी और बहुत आला। सही। दैट वाज हिज स्लोगन ऑलवेज। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग बात जो है ना, असल जो बात है, जी जी, उस वक्त एक ट्रेंड था कि ज़्यादा उम्र के बच्चे 6-7 साल के हो जाते तो स्कूल भेजते थे। अच्छा। तो मेरे वाले साहब को बहुत ज़्यादा क्रेज़ थी, तो मुझे 3.5 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया, जैसे आजकल आजकल के ज़माने। और मेरे माइलस्टोन्स बड़े ठीक है माशाल्लाह। 16 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक कर लिया, 18 साल में मैंने एफएससी कर लिया, 23 साल की उम्र में मैंने एमबीबीएस कर लिया, ज़बरदस्त। और 26 साल की उम्र में मैंने पल्मोनोलॉजी में स्पेशलाइज कर लिया। पल्मोनोलॉजी में, ठीक है। पल्मोनोलॉजी की फील्ड ही आपने क्यों चूज की? ये कोई स्पेसिफिक रीजन थी या? नहीं, ये भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने ये पूछा है कि हाउ आप कैसे आ गए मेडिसिन में, कैसे आ गए, जो असल में उसका सवाल था। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। जब मैं 8th मैंने क्लियर किया वर्नैकुलर फाइनल, तो मेरे कज़न थे, उन्होंने, बल्कि हमारे गांव से ही एक साहब ने उस वक्त रसूल से एक डिप्लोमा किया एसोसिएट इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वाले साहब को कि इसको शमशाद को हम सिविल इंजीनियरिंग करवा दें आप रसूल वाला। उसकी एक मैंडेटरी कंडीशन थी कि ड्राइंग पढ़नी होगी। ड्राइंग टीचर इत्तेफाक से नहीं था, तो सो आई हैव टू गो टू फैसलाबाद सिटी, जहाँ ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। वहाँ मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग में, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगती थी। सही। और इस्लामियात वालों के नंबर ज़्यादा आते थे। तो सम हो और दी अदर वाले साहब को किसने, जब मैंने वहाँ जाकर हॉराइजन्स खोलते हैं, आप शहर में चले गए, वहाँ से कंपटीशन था। आई वाज ऑलवेज अमंगस्ट टॉप स्टूडेंट्स, ऑलवेज अमंगस्ट टॉपर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माय प्राइमरी क्लास, मिडिल, वेयरएवर, इवन इन दैट स्कूल। आई रिमेंबर आई स्टूड थर्ड इन माय मैट्रिक एग्जामिनेशन इन माय सेक्शन एंड ऑल दैट। तो उसमें वाले साहब को मेरी एक बहन ने कह दिया कि इनको डॉक्टर बना दे से। सही। तो उन्होंने वाले साहब ने मुझे एमबीबीएस में दाखिल करवा दिया। अच्छा। अब दूसरा सवाल ये था कि आप चेस्ट में कैसे आ गए? जी बिल्कुल। सो अगेन मैं एज ए स्टूडेंट अमंगस्ट गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। और वैसे मैं अगर कहूँ कि मैं अमंगस्ट गुड स्टूडेंट था, सच बात तो ये है कि एवरी स्टूडेंट वाज गुड एट दैट टाइम। ऑल माई क्लास फेलोज, बहुत डिफरेंस, बड़ा नेक टू नेक फाइट होती थी मार्क्स की, और आगे पीछे। उस जमाने में तो इतने परसेंटेज होती नहीं थी मेरे ख्याल में जितनी आजकल के बच्चे ले रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ये ना, ये ऑब्जेक्टिव सिस्टम आ गया, उस वक्त सब्जेक्टिव था। जब मैंने एफएससी किया तो उस वक्त पूरे पंजाब और बलूचिस्तान का एक ही बोर्ड था, दैट वाज लाहौर बोर्ड। उसके बाद बोर्ड जो है वो तश्कील दी और सारा कुछ, कोई टेस्ट नहीं होता था।
और मुझसे 1 साल पहले तक तो FSC सेकंड डिवीजन को भी MBBS में दाखिला मिलता था, और 200 तो सीट्स थी ओपन पंजाब की, सर 200 सीट थी सिर्फ। 200 सीट्स की। कितने कॉलेजेस से? KE और निश्तर, और तीसरा जो था FJ था वो फीमेल्स के लिए था। अच्छा, बस टोटल 3 कॉलेजेस। 3 कॉलेजेस थे, और इसमें नेचुरली बस मैं समझता हूँ कि ये डेस्टिनी होती है, ये अल्लाह पाक डिसाइड करते हैं किसी भी बंदे के लिए कि उससे क्या काम लेना क्या नहीं लेना। जी बिल्कुल। जैसे आप चेस में कह रहे हैं, जी बिल्कुल, चेस में आप कैसे आए? मेरा ख्याल है चेस में मैं शायद चाहता ही नहीं था, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर लाइक साहब नर्सरी के उस्ताद माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं निसर के, तो हम इकट्ठे क्लास फेलो थे, तो ऐसे ही बार बैठे औजा में विद हिज मोटिवेशन वी बोथ जॉइंड चेस डिपार्टमेंट। और मेरा ख्याल यही था, मैं हमेशा ये था कि मैंने मेडिसिन में फेलोशिप करूँगा और उसके बाद या सर्जरी में करूँगा, तो मैं पल्मोनोलॉजी में चला गया। और जब मेरे हमने दोनों ने ज्वाइन किया, एक ने जूनियर हाउस अफसर, एक ने सीनियर। और जब मेरे 6 माह पूरे हुए तो मेरे प्रोफेसर ने, लोग चेस में जाते नहीं थे उस वक्त, बिल्कुल ही नहीं था, बंदे नहीं मिलते थे, क्या पैसे नहीं थे, लोग इंटरेस्ट नहीं था चेस। अब जो पल्मोनोलॉजी जिसे कहते हैं, और लोग अब कहते हैं हमने पल्मोनोलॉजिस्ट के बाद जाना, स्पेसिफिकली जब से कोरोना आया है उससे, बल्कि उससे भी पहले पाकिस्तान चेस सोसाइटी एक हमारी बनी अर्ली 90s में, 97-99 में मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, तो उसमें वो बनी, तो उसके साथ हमने सिंपोजिया कराए, अवेयरनेस दी लोगों को, अखबारों में दिया, लोगों को दिया, मोटिवेशन दी। अब तो माशाल्लाह सैचुरेशन हो रही है पल्मोनोलॉजी की, तो दैट वाज द वे हाउ। उसमें हुआ ये कि मेरे प्रोफेसर जो थे ना पल्मोनोलॉजी के, उन्होंने मुझे, मैं मेडिसिन में जाना चाहता था, मेरिट का मेरा मसला नहीं था, सर्जरी में चल जाए मेडिसिन में, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। एंड बीइंग ओबीडिएंट स्टूडेंट एंड ऑल दैट, सो आई स्टेड देयर, उसके उनके साथ फिर उन्होंने मुझे रिसर्चशिप दे दी। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा जी, हमारे ज़माने में आर्मी कंपल्सरी थी, यू हैव टू गो टू द आर्मी व्हाटसोएवर। आर्मी और NCC? आर्मी में आपने आफ्टर ग्रेजुएशन वो उठा लेते थे और आपको कैप्टन लेते थे। और मेरी क्लास में से हम 2 बंदे, वही चेस वाले प्रोफेसर लाइक साहब, वो नट में भी चले गए थे, और मैं लकीली वी एस्केप्ड आर्मी विदाउट कोई मतलब सिफारिश नहीं, कोई डॉक्टर्स के लिए कंपल्सरी था, और उसमें 2 साल आपने करना होता था, बाद में आपकी मर्जी है कंटिन्यू कर ले या ना करें। तो मैं नहीं गया, पहले मैंने कुछ देर के लिए एज ए डेमोन्स्ट्रेटर मीन्स लेक्चरर निश्तर में ज्वाइन किया, तो मेरे प्रिंसिपल ने ले दिया कि हमारे पास तो टीचर नहीं, हम कॉलेज बंद कर दें, कैसे पढ़ाएं, काइंडली एग्जाम कर दिया। फिर मैं TB चेस्ट में चले गया, TB चेस्ट में कोई बंदा नहीं होता था, लेकिन आर्मी भी जान नहीं छोड़ती मेरे 87 में भी काफ़ी दिनों बाद, साल बाद मेरे वारंट गिरफ्तार ही आ गया कि वापस आओ इधर। फिर मेरे प्रोफेसर ने लिख दिया कि हम इसे रिलीव नहीं कर सकते, इस तरह से दे वर काइंड एनफ। तो एक्चुअली ये है कि जब मैंने 3-4 साल मैंने पल्मोनोलॉजी में काम किया, तो मैंने कहा यार अब मैं करना तो नहीं चाहता था, कुछ इम्तहान ही दे दूँ। अच्छा, इम्तहान दिया तो मैं पास हो गया पहली टाइम पे, ठीक है। तो नेचुरली कुछ रब की मेहरबानी है कुछ। उसके बाद मैंने फिर फेलोशिप की है FCPS इंटरनल मेडिसिन में। अच्छा, इंटरनल मेडिसिन पल्मोनोलॉजी में नहीं होती थी। अच्छा, उसमें होती नहीं थी, और उसमें ये होता था कि MRCP मेडिसिन है या FCPS मेडिसिन है, अमेरिकन बोर्ड को भी शायद रिकग्नाइज उस वक्त नहीं किया जाता था। तो उसमें ये था कि मैंने FCPS इंटरनल मेडिसिन में किया, और उसमें ये था कि अगर आपने प्रैक्टिकली टीचिंग हॉस्पिटल में काम किया और मेंबरशिप है आपके पास, या कोई और TB चेस्ट में डिप्लोमा है, तो आपको PMDC इक्विवेलेंस दे देती थी FCPS पल्मोनोलॉजी का। तो इन दैट वे आई गॉट selected through public submission as assistant professor pulmonology. तो that is the way how that is all the journey. और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हमारी FCPS पल्मोनोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और इसमें बहुत ऑनेस्टी है इस एग्जाम में, बिल्कुल बेईमानी नहीं। Day 1 से मैं इसका एग्जामिनर हूँ, पेपर सेटर रहा हूँ, चीफ एग्जामिनर रहा हूँ बहुत देर। अभी भी मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है तो आई एम कॉल्ड फॉर दैट एग्ज़ाम। तो उसमें ये था कि आप ये देखें जो पंजाब में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, तो मैं
उससे पहले अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर था, ओके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी। लेकिन मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मेंबरशिप के लिए, तो मैंने उसे रिकग्नाइज करवा लिया CPSP से। तो फिर 1996 में आई गॉट ट्रांसफर टू किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड देन अगेन लिफ्टन यूनिवर्सिटी। जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो वहाँ हमने CPSP को अप्लाई किया। तो मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर FCPS का पंजाब में किंग एडवर्ड में कायम किया। So I'm the first trainer for FCPS pulmonology. उसको स्टार्ट किया। That is my I think one of the जर्नी आपकी major contributions to the pulmonology department, education, pulmonary education, what you can call that. डॉक्टर साहब जितनी माशाल्लाह आपकी एक्सपीरियंस है और जो सिलसिला है वो तो अगर हम गुफ्तगू करना चाहें हम घंटों करते रहेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगी। तो फौरी तौर पे आते हैं कि हमें बताएं कि पल्मोनोलॉजी में मेन बीमारियां कौन सी हैं, मेन इश्यूज क्या होते हैं, किन चीज़ों को आप डील करते हैं? असल में पल्मोनोलॉजी कहते किसको है जब बन पल्मोनोलॉजी जो है ना, इसमें हमारे निज़ाम है हमारे जिस्म के, निज़ाम हज़म है जिसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कह देते हैं, बिल्कुल निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम है, ठीक है। ये दो हिस्सों में तकसीम है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा नाक से शुरू होता है, उसके बाद हमारा कॉमन पार्ट है वो फेरिंक्स है, और उसके नीचे लैरिक्स है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ से हम फोनेशन करते हैं, बोलते हैं। तो ये ENT स्पेशलिस्ट के पास होता है। ये नहीं कि हम नहीं इसको देखते हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा, आप भी देखते हैं? सारा और सारे डॉक्टर देखते हैं, फैमिली फिजिशियन दूसरे, इसके एग्जामिनेशन के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। तो उसके बाद नीचे जो है यहाँ से ये हमारा ट्रेकिया जो शुरू होता है, जिसे नरखरा कहते हैं, वॉइस बॉक्स इमीडिएटली नीचे, वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो नीचे वाला है वो ट्रेकिया से शुरू होता है, और फिर वो सांस की नालियाँ होती हैं, वो डिवाइड होती हैं, उसके लंग पर इनकम। पल्मोनोलॉजी इज ऑल दैट एवरीवेयर, क्योंकि अब ये है कि अगरचे हम कहते हैं कुछ सिस्टम वाइटल हैं जिंदा रहने के लिए, ये ठीक है। हर अल्लाह पाक ने हर चीज़ जो बनाई है वो ऐसे थोड़ी बना दिया है। अगर एक उंगली किसी की कट गई या कामने में या एक टांग नहीं है, वो वर्क जिंदा रहता है, काम करता है, लेकिन फेफड़े नहीं है तो जिंदा तो नहीं रह सकता ना। तो इसी तरह दिल नहीं है तो नहीं रह सकता। अगर ब्रेन डेथ हो गई तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो ये नहीं रह सकता। और शायद आपको याद हो कि एक ज़माने में जब हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया नहीं थे, अब किसी की डेथ डिक्लेयर करने के लिए ये भी होता था कि उसके आगे कुछ आप कर दें, कुछ चीज़ देख लें, उसमें नमी आ रही है, ब्रीथ का सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है। अच्छा। तो वो पुरानी बात हो गई, अब तो बहुत सारे और तरीके देखने के। तो हमने तो यूजुअली यही सुना है कि एस्थमा हो गया, TB हो गई और COPD, इस तरह की बीमारियाँ ये चेस्ट रिलेटेड हैं, और यही सारी असल में पल्मोनोलॉजिस्ट ये को डील करता है। नहीं, पल्मोनोलॉजिस्ट तो बहुत बीमारियों को करता है, मैंने जैसे मेनली TB और एस्थमा और ये नहीं, ये पहले भी हमारे ऊपर डिलीमा था। हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसे कह देते जी TB स्पेशलिस्ट है, TB वार्ड है, और ये सारा तो पब्लिक को पता नहीं चलता था कि दमा जो है वो चेस्ट फिजिशियन ही सबसे शरीर का। असल में स्पेशलिटी का फ़र्क जरूर पड़ता है। इंटरनल मेडिसिन में मैंने फेलोशिप इंटरनल मेडिसिन में की है, मेरे पास एक ड्यूल है सारा सिलसिला। ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता, उसे बहुत कुछ आता होता है, वो सारा कुछ करता है, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से पास होता है और फिर प्रैक्टिस में आता है। लेकिन पल्मोनोलॉजी का मतलब पल्मोनोलॉजी और कार्डियोलॉजी से आर एनी अदर वन, उसका थोड़ा सा एज होना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल द टाइम डीलिंग विद द डिजीज ऑफ दैट सिस्टम, मे बी कार्डियोलॉजी, मे बी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसे चेस्ट स्पेशलिस्ट भी कह देते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कह देते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट भी कह देते हैं। तो और इसलिए उस लोगों को पता नहीं आता, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट लिखा तो वो कहें जी पल्मोनोलॉजिस्ट कहाँ है। अच्छा, वो हाँ, पल्मोनोलॉजिस्ट अमेरिकन कहते हैं, असमें ये है, और चेस्ट स्पेशलिस्ट ब्रिटिश कहते हैं। और अब सारी पल्मोनोलॉजी के अमेरिका का आपको पता हर जगह राज है, जिसे फॉलो किया जाता है। तो इसमें दमा जो है, चूँकि 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन में दमा है, इसलिए ये कॉमन बीमारी है। जैसे शुगर है, वी आर वर्स्ट रेट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज डायबिटीज, टॉप कंट्री में बल्कि आगे। और दमा जो है, एस्थमा जिसे हम कह देंगे, एस्थमा प्रोनाउंस कर देंगे, वो भी इसी तरह से है। इसी तरह जो सबसे खौफनाक बीमारी है वो COPD, chronic obstructive pulmonary disease. That is all because of smoking. 80% of the cases are because of smoking. 20% may be environmental factors
आर जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है जिस्म के हर हिस्से की होती है। अच्छा, हाँ, हमने मतलब कि ये आम फहम यही बात है कि सिर्फ सीने की होती नहीं, है। 75% 80% जो ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स की है। लंग 20% जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों की होती है, और जो लंग्स की होती है हम कहते हैं उसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ओके और जो दूसरे हिस्सों की है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके ठीक है, तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे बंदे को लगती है। लगती है, और वो भी इस तरह लगती है अगर कोई सांस खांसी ले छींके तो उसके जिसके जिसके फेफड़ों में टीबी है और वो उसके ट्यूबरकल बैसिलाई जो है जब वो खांसता है, जब बलगम फेंकता है, थूक नहीं, थूक तो सलाइवा हम कह देंगे मुंह से, बलगम, बलगम जो है ना इसे स्पूटम इंग्लिश में कह देते हैं। हाँ जी। सो ये जो सिक्रीशंस हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, ये जो मैंने अभी बताई थी डिमार्केशन, लैरिंक्स से नीचे के हिस्से से जो आती हैं खांसने के बाद, वो स्पूटम होता है, और वो अगर उसमें पॉजिटिव है तो वो जब खांसता है तो मिलियंस के हिसाब से ट्यूबरकल बैसिलाई शेड आउट होते हैं। इफ इट डजंट कवर द फेस, तो whosoever comes in that jurisdiction, or if is not immune to partially immune to tuberculosis may get infection। इसके बावजूद भी अल्लाह का निज़ाम है, ट्यूबरकुलोसिस इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं, मेरे 3 से 4% होगी पॉपुलेशन में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रहती है इतनी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड to control tuberculosis through TB control program, लेकिन multifactorial reasons हैं for its partial success or whatever you can call that। तो अभी हम 70% जो आपने बताया, 75% जो चेस्ट की ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके बारे में बताएंगे। उसमें यूजुअली इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो खांसी होती है। सिम्टम्स 2 तरह के होते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। मतलब अगर एक आम आदमी को खांसी लगी है तो क्या उसको टीबी हो गई है? हाँ नहीं, 2 तरह के होते हैं, एक जनरल सिम्टम्स है, Alright. ठीक है, और एक है स्पेसिफिक सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस जिसमें कहीं भी हो, मतलब मैं अगर आपको तो ये नहीं अंदाजा होगा तो मैंने ऐसे कह दिया, दिमाग की टीबी होती है, आंखों की होती है, नाक की होती है, जिल्द की होती है, ओके, ठीक है, हड्डियों की भी होती है। हड्डियों की तो बहुत होती है, Alright. और ये हमारी जो वर्टिबल कॉलम है, स्पाइन है, उसकी टीबी बड़ी कॉमन है। तो ये तो मेरा वो कंटेजियस नहीं जोड़ों की ये कंटेजियस नहीं होती, ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकती है। मसलन किसी को जख्म है, वो पीप बह रही है टीबी की वजह से, हड्डियों से, हाथों से, पाँव, वो आपको लग जाए। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना ज़्यादा तजर्बा है, मैंने जिस्म के हर हिस्से की टीबी का इलाज किया, जहाँ तक मैंने एक केस लबलबे की टीबी का भी इलाज किया। ब्रेस्ट की टीबी फीमेल्स में मिल जाते हैं केसेस हमें, और स्केलेटल मसल होता है ना, जो हमारे जो पट्टे जो होते हैं जी, इनके लिए टीबी नहीं होनी चाहिए, नहीं होती, लेकिन पता नहीं, मैंने 2 केसेस ट्रीट किए हैं, वहाँ मेरा ख्याल कोई इन्फेक्ट सिरिंज होगी, डायरेक्ट को इंजेक्शन लगा जिसमें ट्यूबरकल वैसी लगे, लेकिन उसकी असूली तौर पर टीबी नहीं होती। तो इसमें जो मैंने सिम्टम्स की अपने बात, सिम्टम्स की बात, तो उसमें 2 तरह के होते हैं कि एक सिम्टम्स होते हैं ये बुखार रहना, बुखार होना, और ये रात को बुखार जो है शाम के वक्त जब ज़्यादा हो जाता है, रात को, और वज़न कम होना शुरू हो जाता है, भूख मर जाती है, काम करने को जी नहीं चाहता, ये सब में होंगे। ये तो हर बीमारी की अलामत यही है। अब अगली बात है कि अब उसे अगर लंग्स की है फिर उसको खांसी होगी, हल्की खांसी होगी, और ज़्यादा भी हो सकती है, और उसके बाद उसमें उसका कोई पैटर्न स्पेसिफिक नहीं होता, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और इस तरह से उसमें ये है कि किसी कभी ब्लड भी आ जाता है। और अगर अर्ली ब्लड, बाज़ का ऐसा होता है कि टीबी का मरीज़ पहली दफ़ा खांसी आती है और ब्लड आता है तो वो डॉक्टर के पास आता है, वो एक्सरे टेस्ट करता है, तो असल में जो बात है तो टीबी निकल आती है। एक और बात जो है जो बहुत कम जिसका जिक्र किया जाता है वो ये है कि टीबी बंदे में हो सकती है, किसी में भी, और लेकिन उसको सिम्टम्स ना हो, एसिम्प्टोमेटिक। और इसकी मिसाल अगर पहले दिया करते थे कि आप एक टमाटर लाते हैं बाहर से खरीद कर, तो ठीक है साफ़ सुथरा है, लेकिन आप काटते हैं उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है, या कोई और फल लाते हैं बाहर से साफ अंदर कीड़ा। तो सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस जो है तो मे प्रेजेंट एट दैट, बट नॉट ऑलवेज, बट एट टाइम्स। आप मुझे पूछेंगे ऐसे केस देखे हैं? बहुत देखे हैं। अच्छा जी। तो खांसी आना, खून आ जाना खांसी के साथ, ठीक है, ओके, और खून आ जाना, तो खून तो फेफड़े की और बहुत सारी बीमारी में होता है, कैंसर में होता है,
ब्रोंकाइटिस में होता है। पाकिस्तान में मतलब ये है कि अब फेफड़ों का कैंसर जो है, आपने पूछा ना बीमारियां, टीबी है, फेफड़ों का कैंसर है, निमोनिया है, जी बिल्कुल निमोनिया है, प्लूरेसी है, ओके ठीक है। तो इसके बाद प्लूरेसी टीबी की वजह से भी होती है, उसमें उसे जसूमा की वजह से भी, प्लूरेसी वैसे टीबी के लिए कहते हैं, उसे एम्पाइमा बोलते हैं। तो बेशुमार बीमारियां। उसके बाद ये है कि जनरल बीमारियां हैं जो मसलन कोलेजन डिजीज हम बोलते हैं, जैसे गेंठिया है, जैसे उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, ठीक है, इसी तरह स्क्लेरोडर्मा है। तो ये जो बीमारियां कोलेजन ऑटोइम्यून, ये लंग्स को अफेक्ट करती हैं, अच्छा, ठीक है। इसी तरह लंग्स में और बीमारियां आती हैं जो आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, आप शायद वो उस वक्त क्वेश्चन ना कर सकें और पूछा है, वो है जूनोटिक इन्फेक्शंस, जानवरों से लगने वाली, मैंने परिंदों से लगने वाली, अच्छा, ठीक है। ये मैंने सुना था ये लोग घरों में परिंदे जो रखते हैं, परिंदे रखते हैं, तोता रखते हैं, बिल्कुल तोता रख लिया, बात नहीं करता है सारा कुछ। तो मैं कई दफ़ा समझाने के लिए और मजाक से, और ये सच्ची बात भी है, क्योंकि घर में कौन होता है हर वक्त, फीमेल्स होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, एंड दे आर ऑल द टाइम एक्सपोज टू दीज बर्ड्स, तो तोता बिजनेस जो है। तो मैं क्या करता हूँ, और उसमें ये होता है कि एक तो इनसे निमोनिया होता है, सिस्टिकोसिस कहते हैं, दूसरे इनसे जो है इनकी एलर्जी से वैसे फेफड़े सूखना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस ही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और ये इतनी एडवांस हो जाए, फाइब्रोज हो जाए कि अल्टीमेट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, या तो लंग ट्रांसप्लांट करो जो पाकिस्तान में होता नहीं है, बिल्कुल, और तो डेथ हो जाती है। मतलब अगर हमें तोते या कबूतर रखने वो घर से बाहर रखें आप, अलग उनका जगह हो, रखनी ही नहीं चाहिए, रखने नहीं चाहिए, बिल्कुल। मरीज कहता है जी वो तो मेरी छत पर है, अच्छा, मैंने देखा कि 4 घर दूर 5-5 महल्ले के घर हैं, अच्छा, कबूतर हैं, उनके उड़ते हैं, तो वो जब उड़ते हैं हवा में तो बींटे तो करते हैं, वो साथ वाले 4 घरों में वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। और कई दफ़ा मोटिवेशन से, अब होता तो यही है कि उसने तौबा मेरे मरने के बाद वाली बात है कि मेरी एक पेशेंट होती थी लाहौर से ही, तो उसमें ये था कि उस बेचारी को था, उसके कबूतर नहीं थे, साथ वालों 4 घर छोड़ कर थे, लेकिन उन्होंने छोड़े उस वक्त ही जब वो भी मर गए साथ ही। तो वो मतलब ये है कि, और फिर ऐसे भी है कि एक ही घर बड़ा है, तो गुजरांवाले से मेरे पास 1-2 फैमिलीज आती थी, तो घर बड़ा है, एक भाई ने कबूतर रखे हुए हैं, इकट्ठे रहते हैं फैमिली, वो कहता है जी सबको नहीं होता, तुम्हें होता है, तो वो नहीं निकालते, और वो बेचारा उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उस घर को छोड़कर जाएं, या फिर प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, छोड़कर गए तो इस पर जगह में मिलेगा नहीं कुछ भी, तो इस तरह से वो मतलब इलामात की बात कर रहे थे कि आपने कहा खांसी आती है, लेकिन नॉर्मली खांसी तो किसी भी वजह से वास्ते, गला भी खराब हो सकता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी है जो हमें करवाना चाहिए रेगुलरली, जिससे हमें पता चल सके कि आया कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है, या हमें एस्थमा है, या हमें कोई और बीमारी है लंग्स? इसका तो टेस्ट की बजाय आपको अपने किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो डिसाइड करे आपको। देखिए अगर कोई मसला है, या तो यह है कि कैनुअल चेकअप है कि आप अपना कैप्से टेस्ट करवा लें, और अगर खांसी मुसलसल अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी है, 15 दिन से दैट मे बी ट्यूबरकुलोसिस अनटिल एंड अनलेस रूल्ड आउट। तो उसके लिए ये है कि अगर तो दमा है, जैसे दमा जो है ना, तो हमारे पुराने मतलब मेडिसिन का कोई मजहब नहीं होता, ये नहीं हम हिकमत को अलग नहीं कर सकते, और एलोपैथी और हिकमत ये एक ही हिकमत ही है, एक ही है, हिकमत का मतलब क्या है, कलमा, ठीक है जी। तो इसमें वो पुरानी हमारी कहावत है ये पाकिस्तान इंडिया की, कि दमा दम के साथ जाता है, यानी मैंने एक दफ़ा दम के साथ मतलब ये कि जब तक दम है तब तक, जब तक आप जिंदा है दमा रहेगा, सही, एस्थमा रहेगा। और वैसे मरीज को एक दफ़ा कहा कि ये तो दम के साथ जाता है, उन्होंने कहा जी दम किससे करवाना है, ये ऐसा भी हो जाता है, तो ये समझा। वैसे दम से भी बात जा रही, आप माशाल्लाह सुना है मैं दम भी कर देते हैं? नहीं, ये कि बुजुर्गों के साथ बैठना उठना होता है, कुछ रूहानी फैज़ होता है हर बंदे को कुछ ना कुछ, तो उसमें तो ये आम सी बात है। सूरह रहमान की काजी कारी अब्दुल बासित और पीर बुखारी साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर आकर के में आ जाते थे, उस वक्त वो जिंदा थे, मुझे इजाज़त दी है। वैसे पीर बुखारी साहब की है मुलाकात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी सारी है, टेलीफोन पर भी रब्ता रहा। उनके एक खलीफा भी हैं डॉक्टर साहब जावेद साहब, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम, उनका बड़ा कीदा है जी, बिल्कुल, मेरा भी बड़ा कीदा है उनका, तो इस तरह से। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं लोगों को बताता रहता हूँ, उनके मुरीदैन है, और ये पता नहीं होता मेरे पास लोगों की बड़ी नेगेटिव भी उनके बारे में बातें हैं सिलसिला, बहरहाल नहीं वो नेगेटिव
मुसावत ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है मेरा। मुसावत में एक कॉलम लिखा करते थे कभी की और नाम से। हाँ जी। तो वो असल में ये द पीपल में डिफर इन दैट कुछ इन लोगों की रूहानी तौर पर ड्यूटीज़ लगी होती हैं, किसकी किसी जगह लगी। तो वो मुझे बताते थे कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन का निकाह किया और वहाँ से उन्हें रुखसत किया और इज्जत लाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये अगर किसी बंदे को टीबी हो जाए तो पुराने ज़माने में ये तो था कि इसको आप अलहदा कर दें, और टीबी की वार्ड्स अलहदा होती थी, और हॉस्पिटल इवन गुलाबदेवी हॉस्पिटल बनाया इसलिए गया था कि वहाँ टीबी के मरीजों को ले जाके फेंक दें, या तो वो बच के आते थे या मर के आते थे। ये एक कंसेप्ट यही था। तो क्या आजकल भी ऐसा ही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। टीबी का डायग्नोसिस इन द पास्ट ये होता था कि इट्स अ स्टैम्प डेथ, बंदे ने मर जाना है, ठीक है जी। और इसमें फिथाइसिस भी बोलते थे, जिसका मतलब है कि ये कंज्यूम कर जाती है, बॉडी को खा जाती है जी। और इसका आप इमेजिन करें कि इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि इजिप्शियन ममीज में टीबी का जो सुमा मिला है साइंटिफिकली, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें बहुत सारे मिथ्स थे। मसलन ट्यूबरकुलर बैसिलस जो है उस वक्त पता तो नहीं था, लेकिन हमें पता है कि ये इसको बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसमें ये जिंदा रहता है। तो अब ये सैनिटोरिया का कॉन्सेप्ट जो है ये पहाड़ों पर बनते थे, और आपको पता है कि हाइट पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो दैट वाज अनदर थिंग, दैट वाज मेन। फिर कोलैप्स थेरेपी आ गई कि जिस फेफड़े में बीमारी है उसके बाहर आप हवा भर दें, वो फेफड़ा बैठ जाएगा, 2-3 माह उसे लगेंगे ऐसा ऐसा बाहर आने में। तो जब वो बैठ जाएगा तो जो वहाँ हवा ऑक्सीजन नहीं जाएगी, लंग नहीं जाएगा, मतलब जाएगा, तो बॉडी के ओन मैकेनिज्म जो है उसको हीलिंग कर देंगे। तो माशाल्लाह अब तो टीबी की थेरेपी जो है वो बड़ी इफेक्टिव है। इवन 1974 में मैंने ग्रेजुएशन की, स्टार्टेड माय ऑब्जर्व इन टीबी चेस्ट, तो उस वक्त भी ये क्योरेबल हो गई हुई थी। डिफ़िकल्ट था, हम सेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन 3 माह लगाते थे, पेनफुल था और लगाना होता था। इस तरह से पीएस की गोलियां होती थी, वो 10 सुबह 10 शाम 500 मिलीग्राम की गोली मोटी खानी होती थी, और मेरी फेंक देता था वो, बड़ा उसको वाजुलाना होता था, आई आना चाहती थी। उसके बाद फिर मायम्बुटाल, इथम्बुटाल आई, फिर रिफेम्पिसिन आई, फिर पैराजिनामाइड आई, फिर अब इनकलाब आई। इन्हीं 4 बार दवाइयों से मरीज़ जो है ठीक हो जाता है। और टीबी एक ऐसी बीमारी है इस वक्त जी कि 100% क्योरेबल है। ओके। लेकिन कोई भी बीमारी 100% क्योरेबल नहीं है जी। इवन आपका जो निमोनिया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो घर पर होता है, उसमें भी 5% डेथ है। ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। लेकिन फिर ये हम कंट्रोल क्यों नहीं होती? अब हम पोलियो को क्यों नहीं कंट्रोल कर सके कि लोगों वैक्सीन नहीं तो पाती, ठीक है। जो वैक्सीन देने जाता है, लगाने जाता है बच्चों को, उसको मार देते। टीबी की भी कोई वैक्सीनेशन है? टीबी की वैक्सीनेशन है, ठीक है, मेरी भी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, जो डाटा आ रहा है कि जो यंग जनरेशन है उसमें ये दमे का बड़ा सिलसिला चल रहा है। लोग, बच्चे यंग हैं, वो दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इसकी क्या रीज़न है, ये जो इंक्रीज़ हो रही है एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हमारी यूथ में? देखिए, हमारा अपना डाटा तो कोई अवेलेबल नहीं है, जनरल एक बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बताता हूँ, इसमें दमा जो है ना, इन्फेंसी में एडल्ट लाइफ से ज़्यादा होता है। ओके। अच्छा, मतलब हमारे ओवरऑल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, मैं कह दूँ अगर हमारे 10% हम एस्टिमेट करते हैं, कुछ लोग 8% कह देंगे आपको। तो कुछ लोगों में, कुछ कंट्रीज़ में दमा कम है, मेरा ख्याल जापान में कम है। तो लेकिन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो हैं, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, यूके भी आता है, और कनाडा भी है, ठीक है। अफ्रीका भी, खैर अमेरिका डिफरेंट है, इसको कह लें। तो जो मतलब दौलत मुश्तरका के जो कंट्रीज़ हैं, उनमें बच्चों में इवन अप टू 30% बच्चों में एस्थमा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप करते हैं तो वो जो मतलब ये है कि यंग एडोलेसेंट 13, 14, 15 साल की उम्र में पहुँचते हैं, तो उसमें अराउंड, मैं आम बंदे के लिए कह रहा हूँ, 50%, 54% डाटा है जो है वो दमा जो है उनमें ठीक हो जाता है। क्योर नहीं होता, ठीक हो जाता है, पोटेंशियली एस्थमेटिक रहते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती दवाइयों की या कुछ और, एंड दे आर कंफर्टेबल, ठीक है। एस्थमा से घबराने वाली बात नहीं है। एक तो ये एक से दूसरे को लगता नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक तो ये इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं
जिसकी वजह से जमा होता है, जैसे कुछ ऑक्यूपेशन था उसमें होता है। दूसरा ये है कि जीनियाती तौर पर जेनेटिक्स जो है वो उनके जब फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी है, जो आजकल हमारे स्मोक बहुत ज़्यादा आगे हो गई है, वो तो मैंने ऑक्यूपेशन कह दिया और समूह, ठीक है। और जीनियाती जो है, जैसे ये है कि आप अपनी जेनेटिकली माँ और बाप का इंतखाब खुद तो नहीं करते, जी बिल्कुल तो जेनेटिकली नानी का इंतखाब कर सकते हैं, दादी का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये जेनेटिकली कुछ बच्चों में जो है दमा हो जाता है, एक से दूसरे को नहीं लगता जी, ये बहुत अहम बात है। ओके यानी कि स्पाउस जो है तो बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है, मतलब स्पाउस से मतलब ये होता है कुछ तुमको ना पता हो, जी मियाँ जब मियाँ बीवी में से दोनों हर एक को जी बिल्कुल हम स्पाउस कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें से उनको ये मसला जो है तो ये मैं फिर उन्हें समझाता हूँ कि एक से दूसरे को नहीं लगता, ये टीबी नहीं है, कंटीजियस नहीं, टीबी लेकिन ये आम फहमी ये आता है कि इट्स लीड्स टू टीबी, इज इट ट्रू? नहीं, टीबी को तभी लेकर जाएगा अगर टीबी के पेशेंट के साथ एक्सपोजर हो, अदरवाइज वो इससे लिंक नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो है उनको पता चल जाता है कि स्टीरॉयड लेने से आपका दिमाग कंट्रोल रहता है और दैट इज़ नॉट द आंसर। अगर आप वो लेते जाएंगे सारा कुछ, हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए और आपको थोड़ी सी भी ट्यूबरकुल बैक्टीरिया अंदर आ जाए, या हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी लोग जो हैं बच्चों में एक दफ़ा उनको टीबी होती है, उसे हम प्राइमरी टीबी कहते हैं, वो सेल्फ क्योर हो जाती है 95% में। लेकिन उसमें कुछ रसूमें ऐसे होते हैं टीबी के जो मरते नहीं हैं, वो जिंदा होते हैं अंदर लेकिन डॉर्मेंट होते हैं। डॉर्मेंसी जिसने साइंस पढ़ी हुई है उन्हें पता है कि कुछ जैसे स्नेक है, हाँ जी, ये डॉर्मेंट होता है सर्दियों में, हाँ जी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जी बिल्कुल, ठीक है जी, हाँ जी, तो ये सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं और भी जानवर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये रसूमा जो है जो होता है, इसे जब फिर मौका मिलता है तो ये फिर टीबी कर देता है। ओके, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ी मिथ्स एस्थमा के बारे में आप बता रहे हो, कोई मजीद इसमें कि क्या इसकी हैं? देखें, एस्मा के बारे में तो बहुत कुछ है, आप कहेंगे कि एस्मा के सिम्टम्स क्या है। हाँ जी, ठीक है, ये दौरे की शक्ल में होता है, अटैक्स, एस्थमेटिक अटैक्स, ठीक है, और ये पैरोक्सिस्मल होते हैं, हर वक्त नहीं होते। ओके, इन बिटवीन द अटैक्स पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होता है, ठीक होता है। ऑलराइट, सो दैट सर्टेन ट्रिगर्स हैं होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इसमें डस्ट माइट का बहुत रोल है, ओके, ठीक है। सर्टेन ये जो आपकी खुशबूआत हैं, ये इनसे खुशबुओं से, ठीक है, परफ्यूम से, और टोबैको स्मोक है, और डस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह कैट जो है घर में होना, कुत्ता होना, अच्छा, ठीक है, इनसे इनके एक्सपोजर से वो जो दमा है, ये ट्रिगर्स है, दमा तो उनकी जो होता है। तो अब जब दमे का अटैक होता है तो क्या होता है, पहले तो टाइटनेस ऑफ द चेस्ट होती है और उसके बाद मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सुकड़ जाती हैं, इसमें मुश्किल हो जाता है, तंग हो जाती हैं, और तंग होने की वजह ये होती है, आमतौर पर लोग कह देते हैं कि उनका स्पैज्म हो गया, स्पैज्म, तंग हो गई, तंग नहीं, तंग भी होती हैं, तंग होने का मतलब तंग ही होती है अल्टीमेटली, लेकिन उनमें ये होता है कि उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशंस, म्यूकस बढ़ जाती है, म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं, और उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन का पार्ट भी आ जाता है और स्पैज्म भी हो जाता है। 3 एलिमेंट उनको बनाकर तंग करते हैं। तो शुरू में तो सांस लेना मुश्किल होता है, अंदर ना अंदर लेना नहीं मुश्किल, बाहर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे शिद्दत बढ़ जाती है तो दोनों रेस्पिरेटरी से अंदर जाना, और उसमें ये होता है कि जब वो तंग होंगी तो ये विंड पाइप्स हैं, जैसे आप ब्लो करते हैं, बांसी बजाते हैं, कुछ और करते हैं, तो इसमें से फिर आवाज़ें आती हैं, जिसे हम वीज कहते हैं, ठीक है, एंड द पीपल में, तो उसमें ये अगर ये शदीद हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, डेथ हो सकती है, इसे सीवियर एक्यूट एस्मा कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और इमीडिएट ज़रूरी है। घर में बार बार अपने को साल्बुटामॉल सोल्यूशन, वेंटोल सोल्यूशन से या एटम से, वो अक्सर लोग बफ ले जो वो है, इससे खुद नेबुलाइज नहीं करना चाहिए, एक तो दफ़ा कर लें, यू शुड रीच, अगर ऐसा मसला तो मस्ट रीच द हॉस्पिटल, ठीक है। और जो बाकी जो आप पूछेंगे कि इसके पहले तो तशखीस हम करेंगे, जी बिल्कुल, तशखीस करने के बाद उस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट ऑफर मेनली आपका चेस्ट एक्सरे होता है? नहीं, एक्सरे चेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं डायग्नोसिस में। अच्छा जी, एक्सरे चेस्ट का रोल ये है कि हमने कोई कॉम्प्लिकेशन देखनी है, वो फेफड़ा बढ़ तो नहीं गया, सही, ठीक है, कोई इसमें फंगस तो नहीं लगा हो, जैसे एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कैसे ABPA,
ठीक है, या ब्रोंकियल केसेस या कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई, ठीक है। तो अदरवाइज एस्थमा का जो डायग्नोसिस है दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड आल्सो स्पायरोमीट्री टेस्ट। स्पायरोमीट्री बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारे यहाँ ये कैसे होता है? ये कंप्यूटर पर ही, कंप्यूटर टेस्ट है, हम करते हैं। और ब्लड लेते हैं आप इससे कि नहीं, इसमें सांस लेना होता है, मतलब मशीन के जरिए उसमें से सांस लेना है, उसमें ब्लो आउट करना है। सही। तो ये अब तो हर मैंने नहीं, हर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास है, लैब में नहीं करती। अच्छा, लैब हो गया, चंद एक दो कर रही हैं। अच्छा तो लेकिन ये पल्मोनोलॉजिस्ट ही करता है और लोग करवाना नहीं चाहते। इट्स डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है कि उन्हें सिखाना पड़ता है सारा कुछ। नेचुरली पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी ख़राब है एंड यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। इट्स एक्सपेंसिव टेस्ट। हाँ जी, हमारे यहाँ तो है, तो अपने क्लिनिक पर अगर अफोर्ड ना करे बंदा ज़रूरी हो तो फ्री भी करवा देता हूँ। मैं तो कहीं लीन आउट है फॉर एवरी पेशेंट। सही। हाँ, सब्सिडाइज करवा देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अगर बंदा लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर ले, लाइक सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है और हेल्दी फूड ले रहा है, तो इससे भी बच सकते हैं हम टीबी से और अस्थमा से? देखिए, लाइफस्टाइल तो अच्छा ही होना चाहिए। यू शुड वॉक डेली, मतलब कि अगर आप इन द मॉर्निंग में भी, इन द इवनिंग और मे बी एट एनी टाइम जी। और मुझसे किसी ने एक दफ़ा सवाल किया था कि जी ये जो वॉक का है, वॉक जो करते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं, इससे ज़िंदगी लंबी हो जाती है। मैंने कहा मुझे ज़िंदगी की लंबी होने का तो पता नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर हो जाती है। सही। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो दमे की किस्में है, तो नॉर्मली है। नॉर्मली तो दिन को होता है, रात को अक्सर लोगों को ज़्यादा होता है, और कुछ लोग ऐसे जिनको सिर्फ रात को ही होता है। जैसे रात की रानी एक फूल है, हाँ जी, दिन का राजा भी एक फूल है। रात वाले दमे को हम कहते हैं रात का दमा। इंग्लिश में उसे नॉक्टर्नल एस्मा कह देते हैं। वो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि शुरू हो गया कि कुछ बच्चों को एक्सरसाइज, अपने एक्सरसाइज की बात की थी, उनको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा। एक्सरसाइज तो करेंगे, ठीक है, रुकेंगे दम का दौरा पड़ जाएगा। और स्मोकिंग जो है दैट इज एक्सट्रीमली बैड फॉर स्मोक। फास्ट फूड जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर एस्मा एंड फॉर टीबी एज वेल। टीबी के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका एक्सपोजर टीबी के पेशेंट के साथ, और सीवियर डाइटिंग में भी मैंने देखा है कि लोगों ने खाना छोड़ दिया। आपका इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है ना, तो सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, तब टीबी होती है आपको। ठीक है, तो पूछने का मतलब सारा ये था कि अगर आप टीबी और एस्थमा और चेस्ट डिजीज से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें प्रिकॉशनरी तौर पे? अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें या कोई बीमारियां ना लगें, तो यहाँ पे हमारे कोई लाइफस्टाइल है ऐसा जिसको हम अपनाएं और हमारा चांसेस है वो कम हो जाए? देखिए, ये तो मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। सही। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ उसी मैसेज के बाद। मैसेज ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आप इसे एडिट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इट्स माई फीलिंग। आज ये होता है, लड़का लड़की पसंद से शादी कर लेते हैं जी, ठीक है, कभी किसने अपने लड़के को भी मारा कि वो उसने शादी पसंद से कर ली, लड़की मार दी जाती है जी, बिल्कुल। ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन इन आवर सोसाइटी। ये राइट है इस्लाम ने दी, ठीक है। सिमिलरली हम एक डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लड़के को दमा है, कुछ भी बीमारी है, उसकी शादी के लिए तैयार होते हैं, और लड़की को दमा हो तो उसकी शादी को डिस्करेज किया जाता है। और मैंने बड़ी कोशिश की, मैं जब एक्टिव होता था, अब मेरे स्टूडेंट्स आ गए, अब मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव है लेक्चर्स वगैरह में, टू यंग डॉक्टर्स, तो उसमें जो है मैं हमेशा ये कहता था कि खुदारा अपनी बेटियों की शादी कीजिए, उनको उनके एक बर्थ राइट है उससे डिप्राइव ना कीजिए। और मुझे बहुत अफसोस लगा, एक फैमिली मेरे पास आती थी लोगों को, ये माँ भी पढ़ी हुई, बाप भी पढ़ा हुआ, भाई भी पढ़ा हुआ, भाभी भी पढ़ी हुई, लड़की भी बहुत पढ़ी हुई, और उस बेचारे की शादी उन्होंने नहीं की। मैंने बड़ा मोटिवेट किया जस्ट बिकॉज उसको एस्थमा है, उन्होंने नहीं की। और अभी मुझे तो 2, 3, 4 माह पहले वो दिखाने आई, कहने लगी आई एम अ सिंगल लेडी, और बूढ़ी हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस लगा, मैंने कहा तुम वही हो, मैंने नरेट कर दिया। मुझे अच्छा, मेरे और याददाश्त कैसी भी हो, मैंने किसी मरीज से कोई बात की हो, मुझे थोड़ा सा गिरू मिले तो मैं सारा का सारा जो बातें की होती हिस्ट्री बता देता, नाम नहीं बता सकता, बाकी सारा कुछ बता देता। तो आपका सवाल ये था कि
इससे बचा कैसे जाए, दमे के मरीजों को कैसे दमे और टीबी से अगर आप बचना चाह रहे हैं, अगर आप सेहतमंद बंदा है तो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाए जिससे उससे चांसेस कम हो जाएं? देखें कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन। ओके, दादी नानी का इंतखाब तो आप खुद नहीं करते, जो रिटायरमेंट के लिए अगर आप जो रिटायरमेंट है वो तो होना ही होना है। अब ये है कि उसको मैनेज कैसे करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इस बहुत थोड़ी सी दवाई के साथ जो हम सांस के लिए देते हैं, इसे हम इनहेलर कहते हैं, ठीक है, अगर उसको अपने डॉक्टर के मुताबिक फॉलो करें तो अपने उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम यहाँ एक सवाल का मैं बगैर पूछे जवाब देता हूँ। अस्थमा में विद प्रॉपर कंट्रोल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉर्मल। ओके, ठीक है, और इसका जो है कि आपने इसे इग्नोर नहीं करना। सही। जो गलत तरीका है, आपको इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं, आप ले लेते हैं साल्बुटामॉल या टर्बोटालिन या कुछ और, वो जो है वो आपको सीओपीडी की तरफ धकेल देता है। आपको शायद पता नहीं, आपने सीओपीडी की हमने बात नहीं की। सीओपीडी इज सच ए ड्रास्टिक डिजीज जो कि स्मोकर्स में है और थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है दुनिया में। और हम डर रहे हैं कि ये पहले नंबर पर ना आ जाए, दूसरे पर है, मतलब हार्ट डिजीज के बाद इसका नंबर आता है। तो इसमें सीओपीडी और जो टोबैको जो दमे वाला है, अब अगर तंबाकू भी पीता है और पीते हैं तो वो बहुत जल्दी सीओपीडी डेवलप करता है उन्हें, मतलब उसका अस्थमा। सीओपीडी की क्या अलामत हैं और उसमें वो भी बता दें। वो कहलाता है टॉपिक है, इसको पहले ठीक है। आप अब आ गया कि टीबी का एक्सपोजर। टीबी के मरीज के लिए ये होता है कि एक तो मैंने कहा कि इनका जो है बच्चों का या दूसरों का कई दफ़े पेट में कीड़े हों बच्चों के, तो बड़ों के भी तो दमा होता है, तो हम उनको मतलब डीवॉर्म करते हैं कि जो कीड़े हैं पेट में पैरासाइट जो उनको निकाल दें तो दमा कंट्रोल हो जाता है। और आप गट फ्लटर फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो ट्रीटेबल जो एक एनवायरनमेंट है, अब जो एक बंदा है उसका ऑक्यूपेशन है और बहुत डस्टी एनवायरनमेंट है, और खुसूसी तौर पर मैंने जो देखा है ये आपकी वसातत से, ये मार्बल जो है, मार्बल कटिंग इंडस्ट्री, मार्बल कटिंग है या लकड़ी की कटिंग है, मार्बल कटिंग, वहाँ डस्ट इतनी उड़ती है, वहाँ उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती और उन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, आपकी तवक्को से ज़्यादा यंग बच्चे वो लेते हैं और 4-6 महीने या साल 2 साल काम करते हैं, इसके बाद वो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं होता। इस वक्त मेरे पास एक बच्चा आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए और वो लालच में दे जाते हैं, वो कहता है जी मेरा बेटा इतने कमा रहा है, चलो जी ये अनपढ़ लोगों से बेचारे मजदूर पश्तून और ये दूसरे तीसरे, इसका भी कुछ हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि जहाँ मार्बल कटेंगे वहाँ देखें। ऑक्यूपेशनली इंडस्ट्री मतलब ये कॉटन इंडस्ट्री में प्रिकॉशन मेजर जो इन फील्ड में काम करते हैं वो होता नहीं है। अगर वहाँ पर प्रॉपर मेजर्स हों, पाकिस्तान में शायद हो सकता है कोई अल्लाह वाला बंदा खुद करना चाहे तो हो जाए, वो करना तो आपको पता, हर बंदा जो भी है यहाँ पे हालात से चल रहे होते हैं नहीं पैसे लेकर पीछे हो जाता है, वो चलता रहता है सर से सर। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने एक दफ़ा एक पेशेंट को कहा कि आप अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ही गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। कहने लगा डॉक्टर साहब अगर आपको कहें कि आप डॉक्टरी छोड़ देंगे, तो मतलब इट वाज ए डायरेक्ट हिट एंड वेरी जेन्युइन हिट। मतलब वो रोटी कहाँ से खाएगा? जी बिल्कुल, तो काम किए इसके लिए कि हमारे को सोशल सर्विसेज होना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, वो मतलब उनको सर्विसेज अपनी सही देनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, और उनको चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन में उनको नया जॉब लेकर देना चाहिए अगर कोई करना चाहता है, तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस तरह से तो रही बात टीबी से बचने वाली, तो जब टीबी का जो है हमने टीबी फ्री जोन किया था, मैं ऑलरेडी मेडिकल डायरेक्टर रहा हूँ पंजाब एंटी टीबी एसोसिएशन का, ठीक है, और उनको सारी मेरी सर्विसेज ऑलरेडी थी 100%। तो हमने उनका एक प्रोजेक्ट था कि अब तो डॉट कंट्रोल प्रोग्राम पूरे मुल्क में आ गया, वो ख्याल था कि छोटी छोटी शिफ्ट में भी अगर हमारे पास नहीं है कुछ भी, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, ओके, तो हम करें। उन्होंने एक चुंग में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद एक अब DH9 वाला एरिया आ गया है, तो ये जनरल अस्पताल से आगे, तो वहाँ उसका मैं ऑलरेडी डायरेक्टर था, वो जाता था मैं वहाँ डोर टू डोर मार्किंग की तरह किया। वहाँ एक घर से में 7-8 मरीज पेशेंट टीबी के मिले। जब एक होती है तो फिर दूसरे को जब
जब एक ही कमरे में 5-7 बंदे रहेंगे तो और वो खांस रहा है, मुंह पर कपड़ा नहीं है, तो मास्क नहीं लगा रहे और टीबी जो है ये खांसने से फैलती है लंग्स की। लंग्स तो अब प्रिकॉशन क्या है, अगर किसी को हो गई है तो उसे मास्क लेना है, और उसको खांसी 15 दिन से ज़्यादा है तो टीबी सेंटर में चले जाए खुदा के लिए। इससे अच्छे मुझसे तो डॉक्टर के पास चले जाए अगर इफ़ यू आर अफोर्डिंग। तो उसमें कुछ लोग लाइन में नेचुरली आप जहाँ बहुत सारे लोग जाएंगे वहाँ थोड़ा सा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता, वो डील करना होता। तो हमारे वैसे भी वो डिलेमा ये भी है कि बहुत सारे पेशेंट डिले करते रहते हैं इन चीज़ों को, बीमारियों को। कफ को नेग्लेक्ट नहीं करना आपने। ओके, कफ को नेग्लेक्ट नहीं, कफ की बहुत सारी वजूहत है, बेशुमारी है, एलर्जिक कफ है, ठीक है, साइकोजेनिक कफ भी होती है। अच्छा, वो साइकोजेनिक एस्मा होता है, यानी कि टेंशन है आपका, खांसी की जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और सीटियाँ भी बजती हैं, ओके, ठीक है। तो उसमें ये मतलब मैंने 2 पेशेंट्स देखे हैं पिछले दिनों, मैं पढ़ाता था, मैंने एक हफ्ते में 2 पेशेंट देखे जिनके दोनों खवातीन यंग खवातीन थी, खामद बाहर थे, अच्छा, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, दोनों को वही इट वाज नॉट एस्मा, इट वाज फैक्टिशियस एस्मा और साइकोजेनिक एस्मा। तो पूछें बीमारी क्या है, तो मैंने कहा जी बीमारी तो अंडरस्टूड है, तो अब जो सिपाही छुट्टी पर आया हुआ था वो वापस जा रहा है। अच्छा तो बेचारी क्या करेगी बैठकर, ठीक है, यंग लेडी। तो इसमें यह है कि हमें टीबी के लिए जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने सारी उम्र टीबी के मरीजों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल, बहुत एमडीए टीबी के रिजल्ट्स लोगों के 50% भी नहीं होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% होते थे। हम पेपर अनफॉर्चुनेटली नहीं ये छाप सके, वगरना तो बहुत सारे हमारे पेपर पब्लिश हैं। तो ये इसमें ये है कि टीबी के जब आप इलाज शुरू कर देते हैं किसी मरीज को और वो दवाई भी खाता है ईमानदारी से। तो टीबी के बारे में ये है कि आपको 6 महीने मुसलसल दवाई खानी पड़ती है बगैर नावे के। देखें जी, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम तो 6 महीने कहता है, दुनिया सारी 6 महीने कहती है, ठीक है। मेरा 51 ईयर्स से ज़्यादा तजर्बा है और टीबी का सबसे ज़्यादा केस मैंने जिंदा लोगों में से अब तक मेरा ख्याल है देखा होगा। अच्छा, मैं ख्याल कह रहा हूँ लेकिन शायद मैंने देखा ही, ठीक है। उसमें तो इसमें हमारी रिसर्च भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी पब्लिश है। प्रोफेसर अब्दुल अजीज साहब हमारे में नहीं रहे दुनिया में, वो इसको भी बड़ा प्रमोट करते थे। मैंने गोरों से भी बड़ी बात की है, बड़ा मैंने वाच किया है। हमारे 6 मंथ्स में तो हमारा ड्यूरेशन 6 मंथ्स अब करवा दिया उन्होंने, 6 महीने में मरीज टीबी का ठीक नहीं होता। 6 मंथ्स में ठीक नहीं होता, पर फतवा ना लग जाए, नहीं होता। अच्छा, आप जिस 6 महीने दवाई देकर बंद कर देते हैं उसका फॉलोअप तो करें, उसको 6 महीने बाद देखें कि कहाँ बैठा है वो, ठीक है, उसको दोबारा हुई है, कितने केसेस को दोबारा हुई है। मैंने इस पर रिलैप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द टीबी कंट्रोल, मतलब ये प्रोग्राम द स्टडीज वर ऑल फ्रॉम इंडिया, मैंने फिलिपीन में लेक्चर दिया था। तो ये तो बहुत बड़ा रेशो है। यानी आपका मतलब है कि 6 मंथ्स मिनिमम मेडिसिन खानी है, मिनिमम। मैं तो समझता हूँ कि जिसको वो असल प्रॉब्लम ये है कि 6 महीने में हमारा मरीज ठीक क्यों नहीं होता। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब मरीज आता है उस वक्त बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश है और ईमानदारी से पब्लिश है, कोई बेईमानी नहीं है, ठीक है, कि जब हमारे पास पेशेंट आता है उसकी बल्क ऑफ डिजीज जो है वो ज़्यादा होती है। सही, ऐसे पेपर मैंने देखे थे रेफरेंस के लिए, मलेशिया से भी उस वक्त छपे हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट mid-90s, ठीक है। तो इसमें यह है कि तब देख के मरीज जब हो घर में तो उसको घर वालों का फर्ज है कि दे मेक इट श्योर। अब ये डॉस टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो उसमें क्या है कि जी एक नुमाइंदा जाएगा महकमे का और मरीज के घर, वो उसको अपने हाथों से दवाई खिलाएगा, पानी लेगा उसके मुंह में डालेगा, दवाई खिलाएगा एंड मेक इट श्योर कि वो उल्टी भी नहीं करता, चलेगा। अब ये ऐसा हम कागजों में यही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। दवाई दे दी जाती भी खा लेना घर वालों को, फिर जो होता था कि इमाम से जाएगा, स्कूल टीचर जाएगा, कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं, ठीक है ना, उनको इन्वॉल्व किया जाता। कोई ऐसे कैसे रोज जाए, उन्हें कुछ देना पड़ेगा, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें घर वाले, तो उसमें यह है कि दवाई खानी। दूसरी बात यह है कि रेगुलर खानी है। तीसरी बात यह है कि जब भी खांसी है मुंह को कवर करना ताकि दूसरों को ना करे। जो इम्पोर्टेंट बात है वो बर्तन अलहदा कर लेते हैं। मैंने अपने बर्तन अलहदा के लिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो फैलती नहीं है तो बर्तनों से कैसे फैलेगी, बिल्कुल। इवन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें बर्तन अलहदा करने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कर लेते हैं, आप समझाते रहें। फिर और बात है, अगर मेरी सही तरीके से दवाई खाए तो 15 से 20 दिन में, 15 दिन ही होता है, मैंने 5 दिन और एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। मरीज जो है
वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, दूसरों को जरसूमा नहीं देता, नहीं देता, लेकिन खांसी भी करे तो हाँ नहीं देगा, खांसी भी करे तो नहीं देगा। तो लेकिन फिर भी जब आप खांसी करें तो मास्क ले ले और नहीं टीबी ना हो तो आप इसको कवर करें। आप ऐसे भी तो बता जी, रहे हैं बिल्कुल कोरोना हाँ जी, क्या हो गया आपको। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब की क्या एडवाइस है जो रिकवर कर लेते हैं पेशेंट टीबी से या अस्थमा से, जिन्होंने 6 महीने साल दवाई खा ली है, उनके लिए भी आप बता रहे थे, तो उसके लिए थोड़ी एडवाइस कर दें। देखिए एस्मा तो रिकवर नहीं होता है, तो ये ऑनगोइंग है, चलते रहता है, चलता रहता है। इसकी मेडिसिन चलती रहती है। टीबी वाला मैंने कहा ना, टीबी क्योर हो जाती है, अब Cure- क्योर हो जाती है तो वो ठीक है। उसमें तो अब ये है कि दो राय हैं कि फॉलो अप करवाना चाहिए, 6 महीने बाद अपने डॉक्टर को दिखा लें एक आध दफ़ा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सिम्टोमेटिक होते हैं तो दिखा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर खांसी होती है और या बुखार होता है या खांसी होती है जो डायग्नोज नहीं है, जी, तो 15 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। खांसी की तो बहुत वजूहत है, सांस की बहुत वजूहत हैं, बहुत बीमारियां हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सही, यानी खून का लोथड़ा टूटा, और स्पेसिफिकली आफ्टर एक्सीडेंट्स ये होता है, जो आफ्टर मेजर सर्जरी होता है कि पेशेंट को बेड को कन्फाइन कर दिया, तो उसका जो सर्कुलेटिंग ब्लड है तो लो लिम्स में जो टांगों में जो है वो क्लॉट कर जाता है, और वहाँ से डिस्चार्ज होकर फेफड़ों में आकर एंड इट बिहेव्स लाइक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन डेथ हो जाती है। तो ये तो बहुत, एंड दैट में काज कफ एज वेल एंड अदर थिंग प्लूरिसी भी हो जाती है इसकी। तो डॉक्टर साहब बातें तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये बड़ी डिस्कशन लंबी चल सकती है। आखिर में कोई मैसेज दे दें लोगों के लिए, आवाम के लिए, कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैसेज तो ये है कि खांसी को आपने बिल्कुल मामूली नहीं लेना, ओके, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो, यानी कि असल में हम पढ़ाते ये हैं कि अगर किसी बंदे को थप्पड़ मार दे क्या करेगा, वो 3 तरह से रिएक्शन करता है, या तो उसके आगे से थप्पड़ मारेगा, या रो देगा, या भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब जब कि आपके बॉडी के सिस्टम जो है, जब इन पर कोई भी जरसूमा किसी भी सिस्टम पर हमलावर होता है, जब कोई रिटेंट है, जब कुछ और है, उसका एक बिहेवियर होता है। तो हमारे लंग्स को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो दे विल कफ। तो कफ जो है इट्स ए प्रोटेक्टिव सिम्टम, इट्स अ प्रोटेक्टिव सिम्टम। तो आपको एस्थमा का इलाज कराना चाहिए, इट्स क्योरेबल, कंट्रोलेबल, बिल्कुल। आपको जो असल कंट्रोलेबल है, आपको रात को कभी भी नहीं उठना चाहिए सांस के लिए कि सांस की तकलीफ हो गई है, और इसके लिए आपका मॉलेज आपके लिए बेहतर करेगा। इसका बेस्ट तरीका जो है वो सांस के लिए लेने वाली दवाइयाँ हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में भी है, जिन्हें ड्राई पाउडर इनहेलर कहते हैं, DPI, और दूसरे जो है ये जो हवा बनकर आ जाते हैं, हाँ जी, तो जैसे एरोसॉल कहते हैं। तो वो इन दोनों को कुछ ओल्ड एज में नेचुरली में भी DPI का लेना मुश्किल मेरे हिसाब से होता है, लेकिन डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी सोच है। हमारे कुलीग DPI हर उम्र में देते हैं, मैं बहुत यंग लोगों को और बहुत ओल्ड एज में मैं एरोसॉल देता हूँ, और मिडिल यंग लोगों को जो असल यंग है तो उनको मैं ये DPI देता हूँ, या दोनों ही ओवरलैप डिपेंडिंग अपॉन उसका रब की तरफ से होता है, अगर आप बावजूद बैठे हो। ये तो हो गया अस्थमा के पेशेंट्स के लिए मैसेज। टीबी की पेशेंट्स के लिए भी मैसेज दे दें। टीबी के आपने दे भी दिया है पहला, लेकिन दोबारा एक टीबी के लिंक नोट है, आपको अपना इलाज रेगुलरली करना है, ओके, किसी मुस्तनद डॉक्टर से करना है। बल्कि अब तो दवाइयाँ जब के डॉस से भी कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसमें मिल रही हैं, सारी फ्री मिलती हैं। अगर आपका वहाँ कुछ वक्त लग जाता है और वहाँ एनवायरनमेंट आपको कंडूसिव नहीं लगती, फिर भी वहाँ से आप दवाई ले लें और इसको रेगुलरली खाएं। कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप होता है तो उसका आप मतलब अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपने इलाज को मुकम्मल करें। इंशाल्लाह ताला टीबी दोबारा नहीं होती, प्रॉपर्ली ट्रीटेड टीबी दोबारा नहीं होती है। यही एक बीमारी है जो 99% क्योरेबल है। तो मैं इसे 99 नहीं कहता, मैं इसे 100% कहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद सुलेमान साहब जो हैं, ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, इनके साथ साथ मेरे चचा भी हैं, तो इसलिए मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। एक बात आपसे और भी क्लियर करनी है कि आप अक्सर मरीजों को जो मरने वाले होते हैं उनको टाइम बता देते हैं कि आप 2 महीने या 3 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो ये क्या दुरुस्त है? नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं। ये बहुत सारे दोस्तों का मैं बल्कि मैं प्रेज करता हूँ बताने से कुछ और थोड़ा सा ये पता नहीं कहीं एक आध दफ़ा को हो गया, तो मशहूर हो गया। हाँ जी, मशहूर हो गया।
तो ये तो रब के पास है सारा सिस्टम के किसने जीना है प्रेडिक्शन नहीं है ना, आप कर सकते हैं अपने नहीं मेडिकल कंडीशन इसकी नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, और क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो क्योर हो गए, जिनके बचने का कोई चांस नहीं था, और फिर जिनको बचाना होता है ना रब ने, उसके लिए रब जो है वो असबाब पैदा कर देता है। असबाब मेरे लिए बड़ी मिसालें हैं। एक मतलब अगर मुझे इजाज़त दें यहाँ पर, जी बिल्कुल, तो मैं आई वाज 90s यंग था, एसोसिएट प्रोफेसर था, तो मुझे आर्य बाजार से निशात हॉस्पिटल मेरे दोस्त का इत्तेफाक हो गया, उनकी एक कॉल है कि मरीज़ का पानी निकालना है, जैसे निकाल दे। तो मैं इकबाल टाउन में प्रैक्टिस करता था, यहाँ मैंने देखा तो मैंने जिस दिन निकालना था कुछ थोड़े से मुझे सामान चाहिए था सर्जिकल, वो अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा चलो पता नहीं वहाँ होता है नहीं, मैं बरकत मार्केट से ले लेता हूँ। बरकत मार्केट में मैं गया तो वहाँ एक मेडिकल स्टोर था, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नहीं है, कि पीछे बैकवर्ड स्टोर है, आप निकल जाएँ तो वहाँ शायद हो। वहाँ गया हूँ तो मेडिकल स्टोर तो था, वहाँ मैंने देखा कि 3 बंदे हैं, एक बंदा जो था वो चेयर पर बेहोश पड़ा हुआ, और ना उसकी नब्ज़ थी ना उसका सांस था। अच्छा जी। और बेचारा जो स्टोर वाला था वो तो कोई इंजेक्शन तलाश कर रहा है, साथ वाला बंदा परेशान है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी इंजेक्शन लगाया, वो लड़ गया। और मैंने कहा आपका अल्लाह भला करे, उठाओ इसे। एक तरफ से मैंने उसे उठाया, एक तरफ से उसके टेंडर नहीं उठाया। मैंने उसे बताया कि ये इंजेक्शन एड्रेनालिन लाइफ सेविंग होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में। मैंने कहा एड्रेनालिन भरकर लाओ। मैंने उसे उठाकर सीधा ज़मीन पर उल्टा दिया, सीधा कर दिया। जब वो सीधा हुआ तो हमारे ब्रेन में ऑटो सिस्टम होता है कंट्रोल का, उसने ब्लड फ्लो कंट्रोल किया, और बाय द टाइम वो इंजेक्शन लेकर आया, मरीज उठकर बैठ गया, ठीक हो गया। ये बात है, तो ये रब का निज़ाम है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एंड में सिर्फ मैसेज भी आपको हो गया, तो मुझे सिर्फ ये बता देंगे अगर आपको चांस मिले गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ बेहतरी लाने का हमारे हेल्थ केयर उसमें पॉलिसीज़ में, तो आप क्या चाहेंगे? देखें जी, बात ये है कि आपको अपने आप को ठीक करना होता है बजाय दूसरों को कहने की, ठीक है। तो मुझे तो चांस बहुत मिला, मैं 18.5 साल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी रहा हूँ। जी बिल्कुल। इसमें से 6.25 साल जो था अल्लामा इकबाल में था, और 12.25 साल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद भी मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैंने 12 साल कोई काम किया है। मेरी रिटायरमेंट हाल ही हो गई थी, मेरी एज ज़्यादा लिखी हुई थी, बाद भी मैं एचओडी रहा हूँ, इसलिए मेडिकल कॉलेज में रहा हूँ, अमरनाथ में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आप प्राइवेट कॉलेजेस, और वहाँ पर तो उन्होंने मेरी एफसीपीएस मेडिसिन का फ़ायदा उठाया, मुझे मेडिसिन का भी साथ ही प्रोफेसर बना दिया, प्रोफेसर मेडिसिन एंड अलाइड, राइट। तो मैं समझता हूँ कि दीन वाली बात जो है ना, अगर हम कुरान को समझें, कुरान की रोज़ाना तलावत करें तर्जमे के साथ, वैसे सूरह जुमा को पढ़ें तो उसमें एक आयत है कि जो मतलब लोग सारा इल्म होने के बावजूद इसको समझते नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे गधे पर बोझ लाद दिया गया हो। तो इसमें अगर आप देखें, मेरी अपनी जजमेंट है, दैट में बी रॉन्ग, कि हमारे इतने ज़्यादा अल्फाज हैं, लेकिन आप पूछें, मेरा तो यही तजर्बा है, मैं पूछता हूँ किसी ने भी कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ, पता नहीं होता कि क्या है। कुरान को पढ़े तो ये आपको पता चल जाएगा ये इसमें क्या है, तो और आपने कैसे इस्लाह करनी है। अभी आपने कहा है कि अगर आपको मौका मिले, मौका तो मुझे बहुत मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मामला तो रब के पास है। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया 100%, ये मैं किसी भी जगह कह सकता हूँ। अपना हमेशा एहतसाब किया, और हमेशा अपना कभी आउटडोर मिस नहीं किया, कभी क्लास मिस नहीं की, बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की, और जो भी हम कर सकते थे अपने पेशेंट्स के लिए। जब दवाई नहीं मिलती थी मैं हॉस्पिटल में, तो हमें कोई बंदा मिल गया था अल्लाह वाला, सदीक लेदर बक्स, तो वो हमारे मरीजों को टीबी की दवाई दे दिया करते थे, गवर्नमेंट से नहीं आती थी। इस तरह कोई बंदा खाना दे दिया करता था, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से वो सिलसिला चलता रहा जी। सरकारी अस्पताल जो है, जो लंगर की तरह, बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ कोई बहुत करप्शन का गाड़ा या कुछ हो रहा है, ये बहुत खिदमत करते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हाईलाइट करना चाहिए, उनको नहीं हाईलाइट करते, नेगेटिव को करते हैं, और नेगेटिव तो आपको पता है कि थोड़ी सी जो होती है तो वो नेगेटिविटी होती है। तो इसमें मुझे अभी हेल्थ केयर कमीशन वाले मेरे क्लिनिक को चेक करने आए, वो कहते हैं जिसको पढ़ने क्या। मैंने कहा जी क्या पढ़ना, तो अब गोरों ने लिखना शुरू कर दिया
कि द डॉक्टर शुड बी एम्पैथेटिक, नॉट सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक. व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज कि डॉक्टर ये समझे कि मैं मरीज हूँ और मरीज डॉक्टर है, और मैं अपने डॉक्टर से क्या तवक्को करूँगा, ठीक है, एज ए पेशेंट, कि मुझे वो तवज्जो दे जाए कुछ. मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ये बात बता दी, 1500 साल हो गए अब तो, कि आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करें, जो आप अपने लिए नहीं पसंद करते वो अपने भाई के लिए ना पसंद करें. दूसरी एक और बात है, ये इससे बहुत रेलेवेंट एक और हदीस पाक है, मरहूम सलाहुद्दीन ने लिखी थी तकबीर में, मुझे बहुत अच्छी लगी और कभी मुझे ऐसी क्लिक की. हलाल क्या है, हराम क्या है? हर वो चीज़ जो दिल में खटके वो हराम है. तो आप अपना मुहासबा करें और ये ना समझें कि अल्लाह ने माफ़ कर देना है. अल्लाह ने दोज़ख को भरना है और लाजमी भरना है, और दोज़ख बहुत बड़ी है. और हमें यानी कि बुढ़ापे में आप तौबा कर लेंगे, वो कहते हैं कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है. हमें जवानी से ही इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है. तौबा तो वैसे करते रहना चाहिए, अच्छी ज़िंदगी के बाद भी तौबा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह की आस उम्मीद रखनी चाहिए, आगे जाना है. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जी. आज हमारे गेस्ट थे डॉक्टर शमशाद सुल्तान. बड़ा उनसे फ्रूटफुल गुफ्तगू रही, चेस्ट की डिजीज़ के हवाले से, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में डिटेल से बताया. और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए, खांसी आपकी 15 दिन से ज़्यादा रहे, तो आप सबको एडवाइस है वो किसी स्पेशलिस्ट के पास लाजमी जाएं और इसको बहुत ज़्यादा इजी ना लें और इसको फ़ौरन चेकअप करवाएं. और प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद सुल्तान लाहौर में ही क्लिनिक करते हैं. अगर कोई साहब इनसे मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं और जाना चाहते हैं ये क्लिनिक पे, तो मुझे कमेंट करके इनका रब्ता नंबर ले सकते हैं. तो ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और शानदार पर्सनैलिटी के साथ. आप सब आपको शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको भी शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.